एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। कृणाल दायमा, संदीप जैन और चंदन तापड़िया। एक और स्टॉक जिस पर एक्शन हो सकता है आज, और वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। नतीजे आने वाले हैं और बता दूं आपको, उम्मीद यह है कि लगभग 8% की ग्रोथ आती हुई दिखेगी सेल्स में। 7 से 8% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं और 1113 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा, 5% की बढ़त वहां पर देखने को मिल सकती है। संदीप, आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या रणनीति नतीजों के पहले होनी चाहिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में? खरीदें, बेचें या होल्ड? खरीदने का तो मैं राय नहीं दूंगा एक बार, और बिल्कुल होल्ड करे हुए रहना चाहिए जिन्होंने लिया हुआ है। बट ओवरऑल डिक्लाइंस पे डेफिनेटली ये बाय है ये स्टॉक। मुझे ऐसा लगता है कि जो कंजम्पशन अब आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी, जो भी इन्फ्लेशन के फिगर्स नीचे आएंगे, इंटरेस्ट रेट्स घटेंगी, तो ओवरऑल जो एफएमसीजी कंपनीज है उन पे मैं काफी बुलिश हूं। अगर एक्चुअल की बात करें, आईटीसी बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पे, और मुझे ऐसा लगता है कि आईटीसी इज अ गुड बाय एट दिस लेवल्स, और डाबर है, तो ये टाइप के स्टॉक्स में बिल्कुल बाय बनता है। और ठीक, आज रिजल्ट्स देखते हैं कैसे आते हैं, बट ओवरऑल अगर खराब रिजल्ट्स भी आते हैं तो करेक्शन पे ये बाय करना चाहिए, और ऊपर भी जाए तो कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने निवेशित है वो वैसे भी लॉन्ग टर्म स्टॉक है, ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो वो बने रहेंगे। टिन प्लेट, इसके नंबर्स आपको कैसे लगे संदीप? हमने देखा मुनाफा जो है वो 10.6 करोड़ से बढ़कर 22.8 करोड़ है। हालांकि इसमें एक्सेप्शनल गेन है 8 करोड़ का, उसको हटा भी दीजिए तो भी 14 करोड़ का मुनाफा पेश किया है कंपनी ने। 10 करोड़ से ये बढ़ा है मुनाफा। टिन प्लेट छोटी कंपनी कैसी लगती है आपको? नहीं, देखिए, डेफिनेटली दैट्स अ गुड सरप्राइज। इनफैक्ट मैं भी अभी देख रहा था रिजल्ट्स, तो जबरदस्त रिजल्ट्स दिए हैं इस कंपनी ने। तो मुझे लगता है और जिन लेवल्स पे ये है, यहां से डाउनसाइड रिस्क बिल्कुल भी नहीं लगती है। इनफैक्ट 50-55 रुपए के लगभग अच्छा खासा बेस बना हुआ है इस स्टॉक का, और करीब 60 रुपए, और कल करेक्ट भी किया है करीब मेरे हिसाब से 2.5-3% के लगभग। तो इन लेवल्स पे ये आज अच्छा खासा उछाल देगा, मुझे ऐसा लगता है। और डेफिनेटली यहां से ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है 80 से 90 रुपए तक का जाने का, बट आज के सत्र में कम से कम अच्छा खासा जंप देगा। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर टिन प्लेट में एक मजबूती की संभावना। चलिए, भारतीय बाजारों के प्री ओपनिंग सेशन में खुलने की शुरुआत हो चुकी है। अब बता दूं आपको, जो पहली टिक्स आती दिख रही है इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन में, वो किस तरह का रुझान दिखा रही है। उससे पहले आप देख लें, एशियाई बाजार में एक अच्छी मजबूत ट्रेडिंग होती दिख रही है। हरे निशान के साथ सारे एशियाई बाजार कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो कम से कम संकेत ग्लोबल मार्केट से बुरे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर एसजीएक्स निफ्टी एकदम शांत शुरुआत के संकेत दे रहा है तो उसकी वजह एकमात्र है सन फार्मा का स्टॉक, जो आज एक गैप डाउन ओपनिंग के लिए तैयार होता हुआ दिखा है प्रॉफिट वार्निंग के बाद। ये इस वक्त का रुझान। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर 100 अंक नीचे सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 6 अंकों के नुकसान के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है। 10% नीचे खुलता हुआ सन फार्मा का स्टॉक पहली टिक पर, और इंडसइंड बैंक में 2.5% के आसपास का नुकसान आपको नजर आएगा। तो ये दो स्टॉक हैं जो कमजोरी की तरफ आपको नजर आएंगे इस वक्त। तो यहां पर नुकसान के साथ शुरुआत होती दिख रही है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर मजबूती है। एयर इंडिया आज नतीजे पेश करेगा, 1.5% मजबूत है। टाटा मोटर्स 1% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। रुपए की चाल पर भी डालेंगे नजर। कल हमने क्लोजिंग होते हुए देखी थी 63-66, 20 पैसे का नुकसान कल करेंसी मार्केट में देखने को मिला था। रुपया कमजोर होता हुआ दिखा था। आज देखेंगे कि किस तरह की शुरुआत वहां पर होती है। लेकिन इस बीच अल्ट्राटेक सीमेंट एक और स्टॉक है जहां पर अच्छी मजबूती प्री ओपनिंग सेशन में देखने को मिल रही है, 6-6.5% के गेंस के साथ। लेकिन सन फार्मा 10% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। तो एक्शन में सबसे ज्यादा स्टॉक ये नजर आएगा। इस बीच रुपया 4 पैसे कमजोर होकर खुलता हुआ दिख रहा है यहां पर साफ तौर पर 63-70 पर। तो थोड़ा नुकसान वहां पर है। 850 रुपए के आसपास की ओपनिंग शायद सन फार्मा में होती दिखे। कम से कम शुरुआती टिक्स ये बता रही है इस वक्त आपको। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहने वाला है और उस पर राय ली जाए। आइडिया एक और स्टॉक है जहां पर बेहद मजबूती देखने को मिली है पिछले 2 सेशन में। चंदन, क्या नतीजों के पहले आप अब भी खरीदारी करना चाहते हैं? क्योंकि नतीजे जो आइडिया के वो आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे, और हमारा अनुमान है कि 36.5% के आसपास मार्जिन रहेंगे, 900 करोड़ के आसपास का मुनाफा रहेगा, और सेल्स में मामूली बढ़त देखने को मिलेगी 3% की। जी, ओवरऑल देखिए स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से पॉजिटिव ट्रेंड करके और नीचे में 170 के बेस बना के स्टॉक में आपको दे रहा है, लग रहा है 195 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। रिजल्ट है तो उसके चलते वोलेटिलिटी रह सकती है थोड़ी सी, बट ओवरऑल प्राइस पैटर्न और डेरिवेटिव्स डेटा को देख के लग रहा है कि पॉजिटिव मूव यहाँ पे इंटेक्ट रह सकता है। तो सबसे बेहतर रहेगा यहाँ पे ट्रेडर है ऑप्शन में ट्रेड करे, 190 की कॉल में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर 185 की कॉल लेके 195 की कॉल ले सकते हैं। तो मेरा मानना है कि 8-10 रुपए का स्विंग आ सकता है, बट उसको ऑप्शन से ट्रेड करे तो आपका लिमिटेड रिस्क में ट्रेड हो जाएगा, और इवेंट का जो रिस्क है वो भी इसमें कैप्चर हो जाएगा। सास्केन कम्युनिकेशंस बेहतरीन नंबर्स कृणाल इन्होंने पेश किए हैं कल बाजार बंद होने के बाद।
2.9 करोड़ रुपीस से मुनाफा बढ़कर 9.8 करोड़ रुपीस रहा है। एबिटा देखिए 4.25% से बढ़कर 9.4%, एक अच्छी शुरुआत देने के लिए ये शेयर भी तैयार है। देखिए ये बताइए यहाँ पर चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं और क्या सलाह होगी? जिस तरीके से ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से एक रेंज बाउंड टेरिटरी के अंदर काउंटर ट्रेड कर रहा है, मैं नहीं समझता कि जब तक ये टेरिटरी से बाहर निकलता है तब तक कोई शार्प एक्शन किसी भी डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक वेट एंड वॉच का अप्रोच रखना चाहिए इवन आफ्टर रिजल्ट्स। यदि यहाँ पे एक रेंज के बाहर का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तब जाके जरूर खरीदारी कर सकते हैं, बट तब तक मैं समझता हूँ कि एक वेट एंड वॉच का अप्रोच रखना चाहिए। ऊपर में जो लेवल है करीब 245 का लेवल है, ये काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। यदि इसके ऊपर काउंटर निकलता है तब जाके मैं समझता हूं कि खरीदारी का मौका यहां पे बनेगा। तो मैं समझता हूं कि कुछ एक लेवल्स पे यहां पे जरूर ध्यान रख सकते हैं, बट करंट लेवल पे मौजूदा स्तर पे कोई भी रणनीति अपनानी नहीं चाहिए। चलिए 245 का लेवल ध्यान में रखने का सस्केन के लिए लगभग उस लेवल के आसपास उसके ऊपर थोड़ा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कृणाल, एक और स्टॉक है काइटेक्स गारमेंट, जहां पर भी 5% की गिरावट दिख रही। कल बाजार बंद होने के बाद इसके भी नतीजे आए, नतीजों में कोई खास दमदार प्रदर्शन दिख नहीं रहा है उसे देखते हुए, जबकि स्टॉक में एक बड़ा रनअप ऑलरेडी आ चुका है। तो ऐसे में काइटेक्स गारमेंट क्या कमजोर हो सकता है? यदि हाँ तो क्या लेवल्स अहम है इस स्टॉक के लिए? बिल्कुल, यदि आप ओवरऑल चार्ट्स देखें तो जरूर एक वीकनेस यहाँ पे नजर आ रही है और मैं समझता हूँ कि और भी वीकनेस आने वाले समय में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और यदि नतीजों की ही अगर हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि 2-3 नतीजे जो आज है, मैं समझता हूँ कि वहां पे एक अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन दिस स्मॉल स्टॉक्स, मैं समझता हूँ कि ऐसे काउंटर्स जो आज एक्शन में रह सकते हैं उस पर फोकस किया जा सकता है। HDFC बैंक, आइडिया सेल्यूलर और महाराष्ट्र स्कूटर, ये तीनों ही स्टॉक मैं समझता हूँ कि आज अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करके दे सकते हैं। तो इन स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे नजर बना के रख सकते हैं। भारती एयरटेल, चंदन यहाँ पर बताइए कैसा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल सकता है? ऑरेंज के साथ इन्होंने एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट किया है अपनी प्रॉफिटेबल सब्सिडरीज को जो अफ्रीका में है उनको बेचने के लिए। तो कुछ ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश है, उनको लगता है कि अगर ये बिक जाएंगी तो एक जो नुकसान हो रहा है भारतीय एयरटेल को उसकी भरपाई होगी। जो बड़ा डेट लेकर बैठे हैं वो घटता हुआ नजर आएगा। कैसे लग रहा है यहाँ पर पोजीशंस बनी हुई कैसी हैं ये बताइए और क्या करना चाहिए? जी ओवरऑल यहाँ पे लॉन्ग्स बने हैं, बट स्टॉक उससे पहले आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर इन्फोसिस के नतीजे आ चुके हैं और आप देखिए मुनाफा 2897 करोड़ रुपीस का इन्होंने मुनाफा पेश किया है। एक ही नंबर आया इस समय हमारे सामने और वो है मुनाफे का नंबर 2897 करोड़ रुपीस का इन्फोसिस ने इस समय मुनाफा पेश किया है। हम आपको कह रहे थे कि बाजार खुलने से पहले ये नंबर्स आने वाले हैं और एक नंबर अब आपकी स्क्रीन पर ये एक नंबर बड़े खराब दिख रहे हैं। 14,097 करोड़ का हमारा अंदाजा था, लेकिन ये स्टैंड अलोन नंबर है तो एक बार कंसोलिडेटेड नंबर देखना जरूरी होगा। 2,897 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा और 12,987 करोड़ का 897 करोड़ का यहाँ पर आंकड़ा आता हुआ दिखा है सेल्स का। तो देखेंगे कि कंसोलिडेटेड नंबर्स किस तरह के आते हैं, उसके बेसिस पर आपको 3030 है कंसोलिडेटेड आंकड़ा मुनाफे का। ये वो आंकड़ा है जो इस समय अभी अभी आया और कंसोलिडेटेड आंकड़े पर ही साफ तौर पर इन लाइन। हाँ जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली इन लाइन। आप देखिए आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आप कैसे देख रहे हैं आप इस नंबर को? एक ही नंबर आया और प्रॉफिट जैसे आप लोग हाईलाइट कर रहे थे 3030 का आंकड़ा 3017 करोड़ के आसपास की उम्मीद थी, यानी कि हम उम्मीद कर रहे थे 2.5% के आसपास ही कमजोरी आएगी मुनाफे में, 2.1% के आसपास ही कमजोरी आई। तो शायद उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि मुनाफे में प्रेशर, क्योंकि ध्यान रखें इस क्वार्टर में मार्जिन्स में दबाव आने वाला था, क्योंकि वीजा पे खर्च, एम्प्लॉय के जो कॉस्ट थे या सैलरी हाइक जो थे उसका इंपैक्ट आना था। तो वो सीजनैलिटी फैक्टर था Q1 में, उसके चलते मुनाफे में दबाव था। तो ये आंकड़ा तो उम्मीद पे खरा उतरता हुआ 14,354 है इस समय टोटल इनकम। और यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन थी आशीष? 14,354 350 करोड़, 14,100 करोड़ रुपए के आसपास की एक्सपेक्टेशन दी हेमंत। तो ये नंबर्स एटलीस्ट, क्योंकि हम अच्छी बात यह है कि Q4 के जब नंबर्स आए थे आपको याद होगा तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, डी ग्रोथ देखने को मिली थी कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, जबकि बाकी पीयर्स ने ग्रोथ दिखाई थी। उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि Q1 एक स्टेडी क्वार्टर होगा, शायद परफॉर्मेंस बेहतर होगा। तो ज्यादा अच्छी बात
कि वो परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिल रहा है। सिक्का साहब के आने के बाद कॉन्फिडेंस तो लौटा था, लेकिन अब वो एग्जीक्यूशन पे बाजार की नजर थी और एग्जीक्यूशन एटलीस्ट इन नंबर्स में देखने को मिल रहा है। तो वो एक इंकरेजिंग फैक्टर है अब तक जो नंबर्स आए, चाहे वो टॉप लाइन के हों या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स। बिल्कुल, तो ये भाई बाजार काफी कीनली, काफी नजदीकी से देख रहा था कि इन्फोसिस की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बरकरार रह पाती है या नहीं। तो कम से कम शुरुआती संकेत तो साफ है। मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक आया। रुपए रेवेन्यू जो है उम्मीद से थोड़ा बेहतर आया है, 250 करोड़ ज्यादा बढ़कर आया है। अब डॉलर रेवेन्यू में जो 3% के ग्रोथ की उम्मीद कर रहे थे, $222 मिलियन की, अगर $2256 मिलियन का डॉलर रेवेन्यू भी आया, ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है। आशीष, आपका क्या एक्सपेक्टेशन था? आपने क्या नंबर बोला, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? 2256 बिल्कुल अच्छा है। डॉलर आया 3% के आसपास की जंप की हम बात कर रहे थे, 2224 के आसपास की, 2256 उस लिहाज से तो बेहतर नंबर नजर आएगा आपको। 3% के आसपास की ग्रोथ, टीसीएस ने ध्यान रखें 3.5% के आसपास की ग्रोथ दी थी। इन नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे तो 2256 का, एक मिनट क्विकली कैलकुलेशन बता दूं आपको। एक और आंकड़ा आशीष बताना चाहता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन आया है, अपना अंदाजा 24.1%, 24.1% था, 24.01%। ये डॉलर रेवेन्यू का ग्रोथ का आंकड़ा अगर आप लोग कह रहे हैं 2256 का आंकड़ा है जी, तो ये बेहतर है, 4.5% के आसपास। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। 3% की एक्सपेक्टेशन थी, टीसीएस ने 3.5% के आसपास का नंबर डिलीवर करा था। अच्छी शुरुआत होगी, ये आंकड़ा बहुत सॉलिड है। शेयर कीजिए, देखिए प्री ओपनिंग सेशन में 3.25% ऊपर है। जियोजित बीएनपी पारिबा के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग, इन्फोसिस थोड़ा मूड बनाने का काम ये कर रहा है आज, ये बताइए आपको कैसे लगे नंबर्स? बेहतरीन है उम्मीद तो, और मेरा मानना है कि ये फ्लैट तो पॉजिटिव उम्मीद थी हमें आंकड़े आने की इन्फोसिस के, और इसकी वजह से मेरे ख्याल से सेंटिमेंट सुधरना चाहिए कम से कम, क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई। आज 6 दिग्गज निफ्टी कंपनियों के आंकड़े आ रहे हैं और शुरुआत अच्छी हुई। खाली पार्लियामेंट में क्या होता है वहां पर नजर बना के रखना होगा। बिल्कुल, लेकिन इस बीच इन्फोसिस, आशीष आप कह सकते हैं फिर सारे फ्रंट पर एक मार्जिन को छोड़ दें जहां 9 बेसिस पॉइंट हमारी उम्मीद से, वो भी इनलाइन ही कहा जाएगा, राइट? बिल्कुल। तो पूरी तरह से उम्मीद से बेहतर नंबर्स कहे जा सकते हैं, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स स्ट्रांग है। हमें डर लग रहा था कि वो रोड मैप तो बड़ा स्ट्रांग है, विजन बड़ा स्ट्रांग है डॉक्टर सिक्का का, पर वो एग्जीक्यूशन होगा नहीं होगा। इन नंबर्स को देख के लग रहा है सर एग्जीक्यूशन ऑन ट्रैक है। अब कुछ और इंटरनल्स की जरूरत है बाजार को कि किस तरह की ज्योग्राफिकल मिक्स देखने को मिला है। एट्रिशन को लेकर ध्यान रखें, तमाम आईटी कंपनीज में कंसर्न और खासतौर पे इन्फोसिस पे था। हालांकि सिक्का साहब के आने के बाद बीते क्वार्टर में एट्रिशन कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 18-19% के आसपास के एलिवेटेड लेवल्स पे एट्रिशन बैठा हुआ है। बाजार अब क्या सुनना चाहेगा? 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर। एक तो FY16 की गाइडेंस जो अब तक अपनी स्क्रीन पे देखने को नहीं मिली है, अगर कॉन्फिडेंट है तो क्या वो रिआइटरेट करेंगे पुरानी गाइडेंस जो 6.2 से 8.2% के डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की उन्होंने बात करी थी। दूसरा इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से जो हमारे पैनल स्क्रीन पे तमाम एनालिस्ट भी दिख रहे हैं, सबके सब वो कैपिटल एलोकेशन की स्ट्रैटेजी, क्योंकि $5 बिलियन ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ रुपए का कैश पड़ा है इस कंपनी के पास, उसका इंड्यूस क्या होगा उस पर कुछ क्लैरिटी आज अब तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है। कंपनी ने यह कहा है कि 2020 के जो टारगेट्स हैं, 2020 तक के टारगेट जो है उसके लिए एक्विजिशन करेंगे, $1.5 बिलियन एक्विजिशन के जरिए जुटाएंगे, लेकिन क्या रणनीति है, कितना खर्च करेंगे, उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। पिछली बार डिविडेंड हाइक जरूर करा था, जो डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% से बढ़ाकर 50%, बड़ी नॉमिनल था, बाजार उससे खुश नहीं हुआ था, तो उस पर क्लैरिटी चाहिए होगी। तो कुछ चीजें अब बाजार सुनना चाहेगा। नंबर जैसे आप कह रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट, सिर्फ मार्जिन पे फिलिप, मैं मानता हूं वो भी उम्मीद के मुताबिक है मार्जिन, उस लिहाज से परफॉर्मेंस बेहतर नजर आ रहा है। चलिए, एक अच्छी शुरुआत इन्फोसिस आज कर सकता है और ये बाजार का मूड सुधारने का भी काम करेगा। 3-3.25% प्री ओपनिंग सेशन में इस समय ये मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। अगर आप CNBC आवाज के साथ अभी जुड़े हैं तो आपको बता दूं, इन्फोसिस ने अपने नतीजे जो पेश किए हैं वो अनुमान से थोड़े बेटर लग रहे हैं। मुनाफे का फिगर देखिए 30 का, यानी 3030 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेशन थी, 3017 करोड़ रुपीस की, तो अनुमान को मीट करता हुआ। डॉलर रेवेन्यू जो है वो $2,224 मिलियन के एक्सपेक्टेशन थी और उससे थोड़ा सा ज्यादा $2,256 मिलियन का इन्होंने डॉलर रेवेन्यू पोस्ट किए। और एबिटा मार्जिन देखिए 24.1% का एक्सपेक्टेशन था, 24.01% आए हैं एबिटा मार्जिन। इनकम का फ्रंट पर भी आप देखिए यहां पर एक्सपेक्टेशन से के अनुसार ही आया है। 14,097 करोड़ रुपीस का एक्सपेक्टेशन था, 14,354 करोड़ रुपीस का इनकम आया। आशीष, आप कुछ कह रहे थे?
कई सारे आंकड़े आपने बोले होंगे हेमंत, लेकिन जब आईटी एनालिस्ट से स्ट्रीट होती है एक नंबर पे फोकस करती है। आपको याद होगा टीसीएस के बाकी सारे पैरामीटर स्ट्रांग थे, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ एक मिस था, उसके बाद स्ट्रीट में स्टॉक की पिटाई होती हुई नजर आई थी। इन्फोसिस के केस में बड़ी हैंडसम डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है, 3% सीक्वेंशियल ग्रोथ के आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, 4.5% डिलीवर करना वो बड़ा हैंडसम आंकड़ा है और बाजार शायद उस सिंगल आंकड़े पे इस समय फोकस करना चाहेगा और वो बड़ा सराहनीय है। इसीलिए शायद तगड़ा मोमेंटम आप और या फिर कह सकते हैं कि रिजल्ट उस लिहाज से तो बेहद स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो आशीष, आप जिस आंकड़े का इंतजार कर रहे थे वो भी अब आ चुका है। FY16 का जो रेवेन्यू गाइडेंस का है उन्होंने रीट्रेट करा है 10 से 12% इन कांस्टेंट करेंसी। तो कैसे इसमें बाजार उम्मीद कर रहा था कि जिस तरह से ऑफलेट मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा था डील मोमेंटम को लेकर, डील पाइपलाइन को लेकर, कन्वर्जन्स को लेकर, यानी कि जो डील पाइपलाइन वो एक्चुअली क्लाइंट्स में कन्वर्ट हो रही थी, उस कॉन्फिडेंस को देखते हुए बाजार मान के चल रहा था कि शायद जो गाइडेंस है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस जो आप कह रहे हैं 10 से 12% बीते क्वार्टर में भी उन्होंने यही बात बोली थी पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, इस बार वही चीज रिएटरेट करी। तो ये बाजार उम्मीद के मुताबिक ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात और ऐसे में टेक्निकली क्रूडाल क्या लेवल्स अहम है अब इन्फोसिस के लिए? ऊपर की तरफ कौन से रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं? कितना स्टॉक चल सकता है? ये प्री ओपनिंग सेशन में 3.5% मजबूत है। वेल मार्च अप्रैल में हमने देखा था कि एक शार्प गिरावट काउंटर के अंदर देखने को मिली थी और उसके बाद कहीं ना कहीं 1025 के लेवल के आसपास बार बार काउंटर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और उसके ऊपर काउंटर नहीं जा पाया है। तो मैं समझता हूं कि आज की जो ओपनिंग होती है उसके बाद यदि 3% के ऊपर काउंटर टिक जाता है तो जरूर 1030 के आसपास क्लोजिंग दे सकता है, तब जाके जरूर ये काउंटर एक बाय बनता है। बट जब तक 1025 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक मैं नहीं समझता कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कैरिड अवे हो जाके लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि 1025 का लेवल काफी अहम लेवल है, इंट्राडे के लिए भी इस लेवल का ध्यान रखा जा सकता है और क्लोजिंग बेसिस पे यदि ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है तो जरूर एक BTST ट्रेड के लिहाज से भी इन्फोसिस को लॉन्ग किया जा सकता है। अच्छा, एक बात मैं और हाईलाइट कर दूं, क्योंकि हम हेमंत बात करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की गाइडेंस कांस्टेंट करेंसी में 10 से 12% के आसपास की, उसका मतलब था हर क्वार्टर में इन्फोसिस को 3.1% की CQGR यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतनी ग्रोथ डिलीवर करनी थी। अब जब इस क्वार्टर में 4.5% के आसपास की ग्रोथ इस कंपनी डिलीवर करती है डॉलर फ्रंट पे, तो एक कंफर्ट आ चुका है बाजार को और ज्यादा कि शायद ये गाइडेंस इवेंचुअली अचीव या उससे आउट परफॉर्मेंस की समय बात ना करें तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस की आसानी से अचीव होती हुई नजर आएगी। तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस और बाजार में जो कॉन्फिडेंस इस गाइडेंस को लेकर आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एट्रिशन को लेकर थी और ध्यान के एट्रिशन में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट है। सिक्का साहब के आने के बाद बीते क्वार्टर में 150-200 बेसिस पॉइंट एट्रिशन में इंप्रूवमेंट आया था, कम हुआ था। इस बार एट्रिशन का आंकड़ा 14.2% पे मैंने देखा, स्क्रीन पे देख रहा था 18.9% बीते क्वार्टर में था। तो 300-400 बेसिस पॉइंट्स और एट्रिशन में इंप्रूवमेंट है, ये दोनों मार्क्ड इंप्रूवमेंट है। एक आपको बात आशीष यहां पर बताना चाहूंगा, FY16 में जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो इंक्रीज की गई है। जी हां, आप कह रहे थे 6.2 से 8.2% हो जाए तो अच्छा है। आपको बता दूं 7.2% से 9.2%, यानी लोअर भी इन्होंने इंक्रीज किया है, अपर भी इंक्रीज किया है। मुझे लगता है इससे अच्छे नंबर्स नहीं हो सकते। बिल्कुल 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। 6.2 से 8.2 था, 7.2 से अब 9.2 आ गया, तो 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट। और शायद इसीलिए क्योंकि Q2 में आप देखें परफॉर्मेंस बाजार खुलने वाला है आशीष। यहाँ पर 10 से 12% रेवेन्यू गाइडेंस रखा है इन्होंने रुपी टर्म्स में, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले बाजारों के खुलने की तैयारी हो चुकी है, वहां पर नजर डालना जरूरी, क्योंकि इन्फोसिस के साथ साथ सन फार्मा को भी देखना होगा। 15 अंक ऊपर शुरुआत हुई है सेंसेक्स की, अब लाल निशान में, और निफ्टी 2 अंक यहाँ पर आपको ऊपर नजर आएगा। लेकिन सन फार्मा 13% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। सन फार्मा में तेज गिरावट और इन्फोसिस में 7% की मजबूती। तो दो स्टॉक निफ्टी के दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में एक्सट्रीम मूव देते हुए 8% चढ़ता हुआ अब इन्फोसिस और 14% नीचे है सन फार्मा। तो देखिए किस तरह का मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है दोनों ही स्टॉक में। 14% की तेज गिरावट सन फार्मा में आती दिख रही है प्रॉफिट वार्निंग के बाद, और बेहतरीन नतीजे के बाद इन्फोसिस 8% ऊपर। लेकिन इन्फोसिस के बेहतरीन नतीजों का फायदा HCL टेक में 1.5% मजबूती, TCS 1% मजबूत, टेक महिंद्रा 1.5% मजबूत है। भारतीय एयरटेल जो ऑरेंज के साथ बातचीत कर रहा है अपने अफ्रीका सब्सिडरी बेचने के लिए, यहाँ पर 1.5% की मजबूती बनती हुई दिख रही। तो ये दिग्गज है जो बाजार पर मूड बेहतर करते हुए दिख रहे हैं। 75 अंक ऊपर अब सेंसेक्स हो चुका है और निफ्टी पर मजबूती 25 अंकों की, 8,625 कल का हाई हमने इस वक्त छुआ है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि पहले हम कल के हाई के पार जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। आइए वायदा कारोबार की तरफ
आईटी स्टॉक्स तो एक्शन में है ही सारे, इन्फोसिस और एचसीएल टेक, हेक्सावेयर में 1.5% की मजबूती है। एलआईसी हाउसिंग 1.5% मजबूत खुलता हुआ दिखा है अच्छे नतीजे के बाद, तो यहां पर भी एक्शन है। कमजोर स्टॉक्स कौन से? कोई खास नहीं, सन फार्मा तो 15% नीचे है वायदा कारोबार में, और डीएलएफ अब 1.5% नीचे दिख रहा है, वेदांता में 1.5% के आसपास का नुकसान। तो अच्छी शुरुआत इन्फोसिस के नतीजों के दम पर और सन फार्मा की कमजोरी को हैंडल करते हुए बाजार। और कौन से स्टॉक्स पर नजर है आपकी? काफी सारे छोटे मझोले शेयर हैं जिन्होंने अपने नतीजे पेश किए हैं। टिन प्लेट जैसी कंपनियां जहां हम कह रहे थे कि अच्छे नंबर्स आए हैं, देखिए शेयर 15-16% ऊपर, 14-15% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। सैस्केन ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, तो यहां पर भी एक उछाल के साथ ट्रेड हो रहा होगा। आइए देखते हैं, जहां 7% का उछाल यहां देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान जिंक ने स्टेबल नंबर्स पेश किए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछली बार की तरह ही रहे, 1% का उछाल यहां पर। सीसीएल प्रोडक्ट्स के नंबर्स काफी अच्छे थे, कॉफी क्षेत्र से है ये कंपनी, और इन्होंने अच्छे नंबर्स कल पेश किए थे बाजार बंद होने के बाद। उस पर भी देखते हैं किस तरह का रिएक्शन। देखिए 6% मजबूती के साथ। टाटा कॉफी के नंबर्स हालांकि अच्छे नहीं थे, यहां पर जरूर दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा होगा, और अब देखिए 4% नीचे। और शालीमार पेंट्स ने भी डिसअपॉइंट किया अभी सुबह आप देखिए, और यहां पर करीब 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। और स्पार्क, सन फार्मा एडवांस रिसर्च, इसके ऊपर भी सेंटीमेंट के लिहाज से थोड़ा खराब खबर थी। आप देखिए 7% की गिरावट। तो सन फार्मा और स्पार्क, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं सन ग्रुप के जहां पर दबाव देखने को आज के सत्र में मिल रहा है। इसके अलावा आप देखिए एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये तमाम ऐसी आईटी कंपनियां हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और 6% मजबूती के साथ इस समय इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है, और वो है निफ्टी का टॉप गेनर, और सन फार्मा निफ्टी का टॉप लूजर 15% की गिरावट के साथ। आप कह रहे थे यहां पर गिरावट होगी तो खरीदारी करेंगे। संदीप, 15% नीचे मिल रहा है, लेंगे अभी या थोड़ा रुकेंगे? मैं एक बार गिरावट रुकने का इंतजार करूंगा, बट 810-15 के लेवल्स बहुत अट्रैक्टिव है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आज जैसा भी हो, कहीं ना कहीं आज बाइंग अपॉर्चुनिटी है सन। और इन्फोसिस जो टॉप गेनर है 7% ऊपर, हमने देखा था पिछले हफ्ते 7% की एक रैली दिखाई थी स्टॉक ने, एक्सपेक्टेशंस के चलते कि अच्छे नंबर्स आएंगे, और अच्छे नंबर्स आए भी हैं। अभी 6% ऊपर क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत खास बात है कि इन्फोसिस ने जबरदस्त एग्जीक्यूशन दिखाया। इनफैक्ट जो नया मैनेजमेंट आया, वैसे भी मैं काफी बुलिश था, और काफी दिनों से अगर देखें तो आईटी स्टॉक्स में इस बार वापस से इन्फोसिस अपना जो पुराना ग्लोरी है उसको रिगेन करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि नए मैनेजमेंट के अंडर में जो ये रिजल्ट आए हैं, दे आर वेरी एनकरेजिंग, और ओवरऑल आईटी सेक्टर इसकी वजह से आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। सीएनएक्स आईटी देखिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस ने जो गाइडेंस दी है और जो एट्रिशन लेवल्स इन्होंने नीचे आए हैं, इन सबको देखते हुए लगता है कि इन्फोसिस में बिल्कुल बने रहना चाहिए। और 1000 का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है वैसे इस स्टॉक को। वैसे 940 से लेकर 1000 रुपए तक अच्छा खासा मूव दिया था पिछले कुछ दिनों में, और मुझे लगता है बिल्कुल बने रहें। और फ्रेश बाइंग करनी है तो थोड़ा सा डिक्लाइंस का इंतजार करें, क्योंकि आज पॉजिटिव रिजल्ट की वजह से अच्छी खासी उछाल दिया, तो मैं नए बाइंग की तो राय नहीं दूंगा। तो इसमें सन फार्मा के स्टॉक में आप देखिए काफी बड़े सौदे होते नजर आ रहे हैं। मेरी स्क्रीन पर कम से कम 5 ऐसे ट्रेड हुए हैं जहां पर भारी भरकम कारोबार होता हुआ दिखा है। 824 से लेकर 800 रुपए की रेंज में यहां पर बड़े ट्रेड होते हुए दिखे हैं। आप देखिए एनएससी पे क्या वॉल्यूम्स होते दिख रहे हैं सन फार्मा के काउंटर पर, यानी कि भारी भरकम डिलीवरी बेस्ड ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 23 लाख शेयरों का 10 दिनों का एवरेज कारोबार होता है सन फार्मा में एनएससी पर, और आज शुरुआत के 3 मिनटों में 46 लाख शेयरों का 47 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है, यानी कि 10 दिनों के एवरेज वॉल्यूम के सामने दुगुना कारोबार सिर्फ शुरुआत के 3 मिनट में हो चुका है। तो जबरदस्त वॉल्यूम होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स होते दिख रहे हैं, 5 बड़े सौदे दिख रहे हैं, और इन सौदों की रेंज भी काफी इंटरेस्टिंग है। पहला सौदा 824, बाद में 823, 810, 806 और आखिरी सौदा 800 रुपए पर होता हुआ दिखा है। तो हर लोअर लेवल पर सन फार्मा में ट्रेड्स होते हुए दिखे, लेकिन हाँ 800 के नीचे ट्रेड नहीं हुए, और ये शायद यही वजह कि स्टॉक ने जो बीएससी पर लो बनाया वो 799 का है, और एनएससी पर लो जो बनाया वो 795 रुपए का, वहां से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखी है सन फार्मा के स्टॉक में। तो वॉल्यूम्स पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भारी भरकम होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में अब जो लेवल्स हैं, क्योंकि 840-45 के आसपास, कुणाल आप भी कह रहे थे कि शायद वो लेवल होल्ड करने की कोशिश करें, लेकिन उससे भी काफी नीचे आया। अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल सन फार्मा के लिए कहाँ है?
वेल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ही आज ऊपर आया है, ऐसा कह सकते हैं। 795 से 800 ये रेंज के अंदर यदि हम देखें तो दिसंबर में भी जो हमने लोज बनाए थे दिसंबर 2014 में वो एग्जैक्ट वही लेवल्स है जहां से काउंटर ने एक रिवर्सल दिखाया था और उसके बाद काफी बेहतरीन लेवल्स यहां पे देखने को मिले थे। तो मैं समझता हूं कि काफी क्रूशियल लेवल है 800 का लेवल। यदि इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो मैं समझता हूं कि एक ट्रेंड लाइन का भी यहां पे ब्रेकडाउन होगा और मोटा मोटी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वो काफी ज्यादा वीक हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए यहां पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करने में। एक स्ट्रांग रिवर्सल यदि ये लेवल से देखने को मिलता है तब जाके जरूर एक्यूमुलेट किया जा सकता है, बट अदरवाइज मैं समझता हूं कि जस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए। यदि 800 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है और उसके बाद मैं समझता हूं कि एक अच्छी खासी गिरावट काउंटर विटनेस कर सकता है, तो एक वेट एंड वॉच के अप्रोच के साथ यहां पे आगे बढ़ेंगे। इन केस यदि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग रिवर्सल ये लेवल से देखने को मिलता है तब जाके जरूर एक बाय बनता है। बिल्कुल, और बाजार देखिए हरे निशान से लाल निशान में खिसकता हुआ सेंसेक्स अब बढ़त जो थी वो गवाता हुआ दिख रहा है। निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से नीचे आ रहा है लेकिन 8600 को होल्ड कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। बैंक निफ्टी दरअसल आज भी प्रदर्शन नहीं दिखा रहा है अच्छी तरफ। देखिए आप लाल निशान के साथ 1/4% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। एशियन पेंट इसके नतीजे आने वाले हैं 1.25% नीचे। शायद जिन्होंने कल तेजी की थी उनको ये अनुमान नहीं था कि सुबह सुबह शालीमार पेंट जो एक छोटी कंपनी है वो खराब नतीजे पेश करेगी। आप देखिए खुलते ही स्टॉक में प्रेशर बना हुआ है। गिरावट में चंदन खरीदारी करेंगे या आपको लगता है कि अब नतीजे आ ही जाएं उसके बाद ही तय करेंगे? जी, एशियन पेंट की बात करें ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है बट काफी चल चुका है और अब ऊपर के लेवल पे इतना बिल्टअप नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करें तो ही बेहतर रहेगा। स्टॉक ऑलरेडी देखे रिसेंटली लगभग 700 से लेके और यहाँ पे 850 यानी कि लगभग 15% से ज्यादा का मूवमेंट दे चुका है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके डिक्लाइन का इंतजार करें तभी ट्रेड बेहतर रहेगा। ओके, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना ठीक रहेगा। लेकिन इन्फोसिस के नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग की वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च सरबजीत कौर नांगरा कार्यक्रम में शामिल हो रही है। सरबजीत, वैसे तो फर्स्ट कट जो दिख रहा है नंबर्स का वो सारे जो अनुमान थे उससे बेहतर दिख रहा है, क्या इन्फोसिस की री रेटिंग हो सकती है इन नंबर्स के दम पर? देखिए, हमारा मानना काफी टाइम से रहा है कि इन्फोसिस जो है री रेटिंग की एक कस्प पे है। न्यू मैनेजमेंट ने कहा है कि FY16 जो है वो एक मॉडरेट ईयर होगा लेकिन FY17 डेफिनेटली बेटर होगा और FY17 ऑनवर्ड्स इन्फोसिस ट्राई करेगा एक बेलवेदर स्टॉक फिर से बनने का जो पहले रहा है। और अगर आप आज का परफॉर्मेंस देखें तो काफी कमेंडेबल है। वॉल्यूम ग्रोथ आप देखें तो 5+ है जो उनके काफी क्वार्टर्स से नहीं है। आप उनके एट्रिशन रेट्स देखें, क्लाइंट एडिशन देखें, क्लाइंट विंस देखें, तो लगता है हमें कि फुल ईयर जो कंपनी जो है फुल ईयर गाइडेंस भी शायद बीट कर सकती, जो जबकि उन्होंने रीइटरेट किया है, विच इज ऑल्सो गुड साइन। सो ओवरऑल हमें लगता है कि स्टॉक जो है डेफिनेटली गिवन द प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल और जो उसकी वैल्यूएशन है, हमें लगता है कि डेफिनेटली स्टॉक रीरेट हो सकता है। FY16 में जिस तरह से इन्होंने अपना रेवेन्यू गाइडेंस इंक्रीज किया है 7.2 से 9.2% डॉलर टर्म्स में, इसको देखकर क्या आप काफी कॉन्फिडेंट हैं? और सबसे अच्छा आंकड़ा जो इन सारे आंकड़ों में आज इन्फोसिस ने पेश किया है वो कौन सा आपको लगा? देखिए, अगर आप कांस्टेंट करेंसी देखें विच इज अ मोर बेटर वे टू लुक एट इट बिकॉज डॉलर में एक करेंसी इफेक्ट आ जाता है, तो कांस्टेंट करेंसी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और अगर आप स्ट्राइकिंग देखें तो मुझे दो बातें काफी स्ट्राइकिंग लगी। एक तो उनकी क्लाइंट एडिशन काफी स्ट्रांग है इस क्वार्टर में और दूसरा वॉल्यूम ग्रोथ जो इस क्वार्टर का है वो 5.4% है जो काफी अच्छा है। तो ये दो मेट्रिक्स उनके सही रहेंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और एट्रिशन रेट ऑटोमेटिकली हमारे हिसाब से आगे चल के कम हो सकती है। आज सारी की सारी आईटी कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है, HCL टेक, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो। ये बताइए, विप्रो के नंबर सब बृहस्पतिवार को आने वाले हैं, थर्सडे को, क्या एक्सपेक्टेशंस है वहां से? वहां से थोड़ा कॉशियस है बिकॉज आफ्टर टेक महिंद्रा के अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने कहा है कि टेलीकॉम और एनर्जी वर्टिकल से प्रॉब्लम रहेगा, तो उसके चलते थोड़ा कॉशियस व्यू है एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर। शायद उनकी मोस्ट ऑफ द ग्रोथ जो है वो बैक एंडेड होगी, तो फर्स्ट क्वार्टर का व्यू थोड़ा कॉशियस है। शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे लिए नंबर्स पर ये एक रिएक्शन देने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ कैलिफोर्निया से ग्लोबल इक्विटी रिसर्च के MD ट्रिप चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो इन्फोसिस और भारतीय IT कंपनियों को काफी करीब से देखते हैं और एनालिसिस करते हैं। ट्रिप, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कैसे देख रहे हैं आप इन्फोसिस के नंबर्स को? क्या मैनेजमेंट में आपका कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है इन नंबर्स के बाद? देखो, ये जो नंबर्स आए हैं बिल्कुल इनलाइन है, गाइडेंस इनलाइन है, एवरीथिंग एक्सपेक्टेड।
और जो स्टॉक है वो फुली वैल्यूड है। तो स्टॉक एप्रिसिएशन और सेक्युलर ट्रेंड्स बिल्कुल मिसिंग है। कंपनी जो उनके हाथ में है, जितना वो कर सकते हैं वो सब कर चुके हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा टाइम लगेगा। स्टॉक ऊपर नीचे जाएगा, नंबर्स ऊपर नीचे जाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, क्योंकि एनवायरमेंट में बहुत वोलेटिलिटी है। कस्टमर में वोलेटिलिटी है, टेक्नोलॉजी में वोलेटिलिटी है, आपके ऑपरेशन में वोलेटिलिटी है, कस्टमर जैसे पैसे किस प्रोजेक्ट को देगा, हर एक जगह वोलेटिलिटी है। आप आराम से स्टॉक नहीं बैठ सकते, क्योंकि काफी चीजें आगे पीछे घूम रही हैं। आप कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़े हैं ट्रिप, और यूएस में सबसे ज्यादा जो गर्म मुद्दा है इस समय वो वीजास को लेकर है, और अब इलेक्शन के लिए मैं समझ रहा हूँ शायद 500 दिन ही बचे हैं वहां पर, और ये मुद्दे शायद और गर्म होते हुए नजर आए। आप कैसे पढ़ रहे हैं इसे, और इसके ऊपर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखो, चक्कर यह है कि वीसा का तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है जब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, लेकिन खुदा का बेनिफिट ये है, भगवान ने दिया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थोड़े समझदार हैं ये वाले, उन्होंने काफी आईटी सर्विसेज को टेलविंड दिया है। तो आई थिंक जो वीसा प्रॉब्लम है थोड़ा सबड्यूड होगा, बिकॉज इंडिया ने पता नहीं कितने $1 बिलियन का डील बनाना है यूएस और दूसरों से डिफेंस में। तो उन्होंने बोला डील तब दोगे जब आप बैकलैश नहीं करोगे आउटसोर्सिंग पे। तो मेरे ख्याल से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा सा अक्लमंद है राइट नाउ वर्सेस से 2-3 साल पहले, और कंपनियां भी अच्छा कर रही हैं, मतलब दे नो कि इंडस्ट्री शिफ्ट हो रहे हैं तो उनको एड्रेस करना है। लेकिन मेरे ख्याल से सब कुछ अलाइन नहीं है। अगर आप देखिए इंडियन रुपी जो है आर्टिफिशियली बहुत ऊंचा है, इसको उसको अगेंस्ट यूएस डॉलर इसको और वीकिंग होना चाहिए। 80-85 रुपीज इक्वल्स टू डॉलर हैज टू हैपन। तो काफी चीजें हो रही हैं जिसको वो जो आईटी सर्विसेज को आराम नहीं करने देगी वो इंडस्ट्री को, क्योंकि काफी मैंने आपको समझाया काफी मूविंग पार्ट्स हैं और कंपनियों को लेकिन करना रहना पड़ेगा। लेकिन ट्रेप अगर 80-85 का भाव डॉलर के सामने रुपए का हो गया तो पता नहीं हिंदुस्तान का क्या होगा। ऐसे में आपसे एक सवाल मेरा ये है, इंडियन आईटी कंपनी हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया की कंपनी पावर ऑफ चाइना, बिल्कुल इंडिया की एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, इनकी कंपटीशन कम हो रही है, इनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर कम हो रहा है, बिकॉज 60-65 के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। दैट इज नॉट द राइट फॉर इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी एट ऑल। बिल्कुल आईटी कंपनी के लिए जरूर फायदा होगा, लेकिन हमारी बैलेंस शीट कितनी खराब होगी हमें नहीं पता। लेकिन आपसे राय मैं ये लेना चाहता हूँ, फिर क्या इंडिया की कोई आईटी कंपनी है आपको पसंद इस लेवल पर, इस वैल्यूएशन पर, जहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि मैंने जैसे समझाया है आईटी सेक्टर के अंदर वापस सेक्युलर ग्रोथ आने के लिए जो आप एक्सचेंज रेट टू डॉलर 75 to 80 के रेंज में एटलीस्ट होना चाहिए। इनोवेशन का पेस बढ़ना चाहिए। तीसरी, जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो भी वेरी जल्दी होना पड़ेगा, और जो इन्वेस्टमेंट चल रही हैं जैसे नॉट ओनली एट द टॉप एंड वैल्यू एडेड बट आफ्टर द लो एंड, बिकॉज यू हैव टू कैप्चर द होल रेवेन्यू स्ट्रीम। तो करेंटली हर एक कंपनी का ना फोकस आइसोलेटेड है। कोई जा रहा हाई वैल्यू एडेड पे एंड इग्नोरिंग द लो एंड, कोई जा रहा लो एंड पे दे आर मिसिंग द हाई एंड, कोई सर्टन वर्टिकल में फोकस कर रहे हैं, दे आर मिसिंग ऑन द अदर फोकस एंड दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन डिफरेंशिएशन। आपकी कंपनी दूसरी कंपनी से कैसे डिफरेंट है वो किसी ने नहीं फोकस किया। तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच नीड्स टू कम टुगेदर। बिल्कुल द स्टार्टिंग पॉइंट इज आपको मतलब कि आप पूरी तरह सोचें, जो इंडियन रुपी है ये आर्टिफिशियली बहुत स्ट्रांग रखा हुआ है। इसके वजह से इंडियन कंपनीज आर सिवियरली डिसएडवांटेज इन अ ग्लोबल इकोनॉमी। 75-85 के रेंज में इंडियन कंपनीज विल वेरी कम्पिटेटिव एंड हर एक आईटी सर्विसेज कंपनी विल डू वेरी फाइन। बिल्कुल। चलिए ट्रिप, शुक्रिया आपका इस बेहतरीन एनालिसिस के लिए। तो अगर रुपया और कमजोर हो जाए तो शायद आईटी कंपनियों में के लिए अच्छा होगा और तब ट्रिप यहाँ पर बुलिश होंगे, लेकिन इस समय आप देखिए आईटी सेक्टर ही बाजार को आज होल्ड कर रहा है, ये कहना सही होगा। 2% ऊपर है आईटी इंडेक्स। इन्फोसिस के अलावा दूसरी आईटी कंपनियों में भी तेजी देखने को मिल रही है। अब इस हफ्ते विप्रो के नंबर्स पर सबकी नजर टिकी हुई है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो फार्मा कंपनियां निराश कर रही हैं। 5% नीचे सीएनएक्स
इंडेक्स फार्मा इंडेक्स है और आप देखिए सन फार्मा 13% की गिरावट दिखा रहा है। बुल्स कोशिश कर रहे हैं कि निफ्टी को 8,600 पर टिका के रखें और आप देखिए उसी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसके नीचे गया था 8566 पर और उसके बाद एक ऊपर की तरफ चाल पकड़ी है। लेकिन एक जगह जहां पर पार्टी हर रोज चल रही है वो है शायद मिड कैप इंडेक्स। आज भी देखिए 1/4% ऊपर और आज फिर से इसने नया लाइफ हाई जरूर छुआ होगा। 3 दिन से लगातार मिड कैप इंडेक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। शुरुआत में यहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखिए मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। चंदन, कुणाल, संदीप, आप तीनों का शुक्रिया आज अपना एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए। अभी लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद MOFSL के फंड मैनेजर ताहिर बादशाह हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी लेंगे IT सेक्टर पर और फार्मा सेक्टर पर राय। 8,600 के आसपास है निफ्टी हरे निशान में लौटने की कोशिश। काफी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता दिख रहा है। हालांकि रेंज आज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। 8,631 ऊपर का लेवल है 8,588, यानी कि आप कह सकते हैं कि 40-45 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने सुबह से वक्त बिताया है। लेकिन उतार चढ़ाव काफी होता हुआ दिख रहा है। अब एकदम फ्लैट है सारे इंडाइसेस। आप देखिए न सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी बल्कि मिड कैप इंडेक्स को देखिए 8 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी एकदम कल के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं कोई खास डायरेक्शन नहीं है। इस वक्त आप देखें 585 शेयर ऐसे हैं जो मजबूत ट्रेड कर रहे हैं और 615 शेयर ऐसे जो कमजोर है। तो यानी कि बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद भी लगभग बराबर है। तो एक और कंसोलिडेशन का दिन पिछले सेशन के बाद। इंटरेस्टिंग बात है कि इन्फोसिस के नतीजों ने सहारा दिया है बाजार को गिरने से, वो भी तब जबकि सन फार्मा की तरफ से प्रॉफिट वार्निंग आई थी। तो कहीं के इन्फोसिस के नतीजे बाजार को होल्ड करने में कामयाब रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाजार के डायरेक्शन पर बात करते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड मैनेजर ताहिर बादशाह कार्यक्रम में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। ताहिर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये बताएं कि बाजार में जो एक अच्छा रनअप हो गया और अब नतीजे और पार्लियामेंट सेशन दोनों ही बड़ी इवेंट सामने, क्या अटकते हुए रुकते हुए दिखेंगे या फिर लिक्विडिटी फ्लो बाजारों को और ऊपर ले जा सकता है? क्या व्यू है आपका मार्केट पर इस वक्त? अब जैसे मार्केट की जो बिहेवियर रही है पिछले कुछ वीक्स में, वो ये बताती है कि क्लियरली मार्केट हैज बीन एबल टू एब्जॉर्ब द नेगेटिव ग्लोबल न्यूज। तो जो ग्लोबल चिंताएं थी वो क्लियरली हमने अच्छी तरह से नेविगेट कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए और ग्लोबली जो फैक्टर्स थे वो भी थोड़े रिसीड होते हुए दिखाई दे रहे, चाहे वो ग्रीस हो, चाइना हो या US इंटरेस्ट रेट्स हो। तो अब दारोमदार क्लियरली जैसे आपने कहा डोमेस्टिक न्यूज फ्लो और डोमेस्टिक इवेंट्स पे फोकस रहेगा मार्केट का और उसका प्रभाव मार्केट पे ज्यादा रहेगा। और की इवेंट्स जैसे आपने खुद ने बताया कि रिजल्ट्स क्लियरली एक इम्पॉर्टेंट पीरियड रहता है और इसी साथ उसी दौरान हम ये पार्लियामेंट सेशन भी इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट सेशन देखने के लिए देखेंगे। तो मुझे लगता है ये दोनों इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्लियरली इन्फ्लुएंस करेगी और आगे कुछ 2-3 महीनों में हम बिहार इलेक्शंस का जो इशू है वो भी कंटेंट करेंगे। तो क्लियरली दीज आर सम ऑफ द मार्केट का डायरेक्शन विल लार्जली बी डिटरमाइंड नाउ बाय मोर ऑफ डोमेस्टिक इवेंट्स। हालांकि जो इंटरनल्स है मार्केट की इन टर्म्स ऑफ जो ग्लोबली जो कंस्ट्रक्शन है कि कमोडिटी प्राइसेस आर कंटिन्यूइंग टू फॉल और वो हमारे लिए क्लियरली एक एडवांटेज रहेगा। और जहाँ तक फ्लोज का सवाल है वो हमने देखा है कि डोमेस्टिक फ्लोज भी बहुत हद तक सुधर गए हैं और कुछ ऐसे समय भी रहा है जहाँ में FII फ्लोज की किल्लत नहीं मतलब जरूरत नहीं पड़ी। खैर आपको यहाँ पर रोकना होगा क्योंकि यहाँ पर मानसून सेशन जो आज से शुरू होने वाला है उससे पहले आइए सुनते हैं मंत्री महोदय क्या कहें। बार लाइसेंस स्कैंडल इन केरला मैसिव which has got serious dimensions. A serious allegation has been made. Some people want to raise the solar scam wherein a notice is given to the present chief minister served by the Judicial Commission, and then there is startling revelation in the media yesterday and day before about American firm Louis Berger offering bribes to ministers in Goa government, Goa government, Congress government, and also Assam government. That is also a serious matter. Then we also have allegations of squandering public money and scam with regard to the relief and rehabilitation in the earthquake Uttaranchal again by Congress government. Then we have serious allegations with regard to the Karnataka with regard to
denotification of the land, where Assembly was wrought with these allegations. Are we going to discuss all the state-related issues? This has to be discussed and decided. If the presiding officers allow one issue concerning a particular state, naturally there will be demand to take up the issue concerning other states also. तो ये थे संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू। आज से पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, नजरें वहां पर रहेगी, लेकिन इस बीच बाजार धीरे धीरे मजबूत होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। नतीजों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ताहिर, कैसे देख रहे हैं आप अब तक आए नतीजे और उसके लिहाज से क्या संकेत मिल रहे हैं आपको आगे के लिए? अब तक हमने जो लार्ज कैप और मिड कैप में जो रिजल्ट देखे वो काफी हद तक अच्छे रहे हैं। हमने बैंकिंग सेक्टर से कुछ अच्छे रिजल्ट देखे हैं और वी आर सीइंग गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ ऑल द सम ऑफ द आईटी कंपनीज आल्सो। टीसीएस, इन्फोसिस आज जो जिनके नतीजे आए हैं, कुछ जो मिड कैप आईटी कंपनीज है उनके भी नतीजे अच्छे रहे, जहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मिड कैप में भी हमने कुछ ऐसे सेक्टर्स देखे, बिल्डिंग मटीरियल वगैरह, जहाँ पे हमने अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट देखी है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की रिजल्ट अच्छा है। तो ओवरऑल द रिजल्ट सीजन हैज स्टार्टेड ऑफ क्वाइट वेल। एक आध दो हमने जैसे सन फार्मा का जो हमने प्रॉफिट गाइडेंस कल देखा है, वार्निंग देखा है, वो शायद एक डैम्पर है और कुछ ऐसे स्ट्रे केसेस जरूर आ सकते हैं रिजल्ट सीजन में, लेकिन ओवरऑल अब तक की जो गति रही है वो मेरे हिसाब से पॉजिटिव रही है। ये बताइए, जिस तरह से मॉनसून ने अच्छी शुरुआत करने के बाद अब प्रदर्शन थोड़ा जिसका ठंडा हो गया है, कुछ चर्चा हो रही है कि मिड सीजन ड्राउट होगा और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस तो ये कह रहे हैं कि अगर मॉनसून ने अपनी चाल वापस नहीं पकड़ी तो 4 अगस्त को काफी मुश्किल होगा गवर्नर साहब को ब्याज दरें कट करना। आप कैसे देख रहे हैं इन सबको और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है 4 अगस्त की पॉलिसी से? तो ओवरऑल जो मानसून की ट्रेंड रही है, हमने जो जून में जो सरप्लस देखा था वो क्लियरली काफी हद तक नैरो डाउन हो गया। हमने कुछ लगभग आई थिंक द लेटेस्ट नंबर इज लाइक 6 to 7% डेफिसिट, लेकिन ट्रेंड इज स्टिल रीजनेबली ऑन। अभी भी हाफ ऑफ द मानसून सीजन अभी भी बाकी है और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस मानसून सीजन के दौरान अब तक जो सोइंग रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, स्पेशली इन जो कमोडिटीज जहाँ पे हमें प्राइस राइज की जो फेयर है, ऑयल सीड है या पल्सेस है, उनमें जो सोइंग एकरेज है वो लगभग 50%, 100% से बड़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है कि उसके चलते हुए जो एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट है ऑफ अ नेगेटिव मानसून ऑन फूड प्राइसेस, वो शायद इतनी हद तक हमें इन्फ्लेशन में न दिखाई पड़े और शायद ये एक फैक्टर हो सकता है जो आरबीआई के लिए पॉजिटिव हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेकिंग अ मोर सॉफ्टर आउटलुक ऑन इंटरेस्ट रेट्स। ओके, लेकिन अब जो छोटे प्राइवेट बैंक्स हैं, 3-4 जो नतीजे हैं, कर्नाटक, साउथ इंडियन, फेडरल, डीसीबी, क्या आपको लग रहा है कि जो एसेट क्वालिटी की प्रॉब्लम पीएसयू बैंक्स में थी अब धीरे धीरे क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी फैलती हुई दिख रही है? उस लिहाज से क्या आप प्राइवेट बैंक्स में कॉशियस रहेंगे, सावधान रहेंगे? क्या सेंस ले रहे हैं आप इनसे? तो ट्रेंड्स थोड़े बहुत डिफ्यूज्ड हैं। हमने लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अभी तक ऐसे कोई बुरे हालात नहीं देखे या बहुत ज़्यादा एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स नहीं देखे हैं। जो एक सेगमेंट है जहाँ पे कुछ एलिवेट हुए हैं प्रेशर्स, वो है ओल्ड रीजनल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। तो उनके लिए शायद रीजनल जो कंस्ट्रेंट्स है या रीजनल ग्रोथ की जो इश्यूज है वो शायद उनके एसेट क्वालिटी में दिखाई दे रही है। लेकिन जो पैन इंडिया बैंक्स हैं उनमें इवन इन मिड साइज बैंक अब तक बहुत सारे रिजल्ट्स आने बाकी है, लेकिन हमने जो अभी तक नतीजे देखे उसमें बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी दवा वाली बात दिखाई नहीं दी। हालांकि पीएसयू बैंक्स विल बेसिकली डिटरमिन, उनकी जो ट्रेंड हुई दैट विल डिटरमिन हाउ द एसेट क्वालिटी ट्रेंड इज मूविंग ओवरऑल। ताहिर, आज एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन दिखा रहा है वो रियल एस्टेट स्पेस है। यूनिटेक 12% नीचे, डीएलएफ में 4% की गिरावट, एचडीआईएल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 2-2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नए होम सेल्स हो नहीं रही है, इन्वेंट्री बड़ी खड़ी हुई है और कई ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि यहाँ पर काफी मुश्किल का दौर आगे भी जारी रह सकता है। आपका क्या व्यू है और आप जैसे म्यूचुअल फंड्स भी क्या इस सेक्टर को अपने नेगेटिव लिस्ट में ही रखा हुआ है? तो जहाँ तक रियल एस्टेट का सवाल है, मुझे लगता है कि जो अर्बन हाई एंड सिटी सेंट्रिक का जो प्रोजेक्ट है या उनकी जो
मार्केट कंडीशंस है वहाँ पे क्लियरली प्रेशर बना हुआ है बोथ इन टर्म्स ऑफ सेल एज वेल एज और प्राइस लेवल्स। तो क्लियरली हमने उस से जुड़ी हुई कंपनियों के स्टॉक्स के दामों में ज़्यादा प्रेशर दिखा है और उनके परफॉर्मेंस में शायद और भी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। लेकिन रूरल और मिड लेवल इनकम हाउसिंग जो है वो वहाँ पे हमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही। और जहाँ तक हमारे फंड्स का सवाल है या पोर्टफोलियो का सवाल है, हम इनडायरेक्ट तरीके से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज या हाउसिंग फाइनेंस मॉर्गेज कंपनीज के द्वारा ये सेक्टर खेलना चाहेंगे, पर्टिकुलरली दोज विच आर फोकस्ड टुवर्ड्स द मिड साइज हाउसिंग सेक्टर। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ज्यादा बेहतर हो सकती है पैसा लगाने के लिहाज से, लेकिन ऑटो स्पेस पर क्या राय बन रही है आपकी? आज से ऑटो शेयरों के भी नतीजों का सिलसिला शुरू होगा। आईशर मोटर्स अपने नतीजे पेश करेंगे, आपका फेवरेट स्टॉक भी रहा है आपके फंड में, लेकिन ओवरऑल सेक्टर से किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? तो मुझे लगता है कि ओवरऑल फोर व्हीलर्स में क्लियरली अर्निंग्स की जो ट्रेजेक्टरी रहेगी वो बेहतर रहेगी कंपेयर टू टू व्हीलर्स। हालांकि फोर व्हीलर्स में भी हमें कुछ बहुत स्पेसिफिक कंपनीज होगी जहां पे हम बहुत अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। तो सेक्टर में अभी भी बहुत डिफ्यूजन है और जहां जो कंपनीज हैं जहां पे जिनके प्रोडक्ट प्रोफाइल्स अच्छे हैं और एक तरीके से एस्पिरेशनल लेवल जो प्रोडक्ट्स उनमें है, उनकी अगर वो सेगमेंट में वो प्रेजेंट है, मौजूद है, तो उनके लिए ग्रोथ अच्छी हो सकती है। तो थोड़ी बहुत पिक एंड चूज करने की जरूरत है ऑटो सेक्टर में ओवरऑल। और टेलीकॉम क्षेत्र पर आपका क्या व्यू है? आज हमने देखा कि भारती की तरफ से एक अच्छी खबर आई, ये अपने अफ्रीका के कुछ एसेट्स को बेचने की बात कर रहे हैं, ऑरेंज के साथ टाई अप कर रहे हैं। आइडिया के नंबर्स भी आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे परफॉर्मेंस हो सकती है इस क्वार्टर में टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से? मुझे लगता है कि टेलीकॉम कंपनीज के ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट्स होंगे वो शायद अच्छे ही होंगे। हालांकि जो टर्मिनेशन चार्जेस का जो इम्पैक्ट आना है वो फुल क्वार्टर के लिए इस बार आएगा, तो शायद थोड़ी बहुत मार्जिन में प्रेशर हो सकता है, लेकिन टॉप लाइन और रेवेन्यू आरपीएम के जो नंबर्स है वो आंकड़े हैं वो शायद अच्छे ही रहेंगे कंपेयर टू इवन द प्रीवियस क्वार्टर्स। तो एक तरीके से जो डेटा का जो अपसाइड आ रहा है टेलीकॉम कंपनीज के लिए वो एक बड़ा अपसाइड हो सकता है अगर उनकी ओवरऑल विच कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव देयर बैलेंस शीट सिचुएशन ऑल्सो। और अब जबकि बड़े लार्ज ऑप्शंस जो है वो हमारे पीछे है, उनके लिए ओवरऑल फ्रॉम आगे जाके फ्री कैश फ्लो जनरेट करना भी पॉसिबल होगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर के लिए फेवरेबल ट्रेंड्स धीरे धीरे बनते जाएंगे। ओके, लेकिन इस बीच एक स्टॉक जो एक्शन में है उस पर फिर से आपको नजर डालनी चाहिए और वो है सन फार्मा। 15-16% गिरने के बाद एक स्मार्ट रिकवरी आती हुई दिखी है सन फार्मा के स्टॉक में। 800 रुपए के नीचे ट्रेड करने के बाद स्टॉक नीचे के लेवल से लगभग 50 रुपए रिकवर होता हुआ दिख रहा है। सन फार्मा का स्टॉक बेहतरीन रिकवरी दिखाता हुआ, ये इंटरेस्टिंग है। और सन फार्मा की रिकवरी का फायदा सेंसेक्स और निफ्टी में नजर आ रहा है। अब सेंसेक्स 50 अंक ऊपर है, निफ्टी 15 अंक ऊपर है। लेकिन यहाँ पर ताहिर आपसे राय लेना चाहता हूँ फार्मा शेयरों पर। प्रॉफिट बुकिंग दिग्गज शेयरों की तरफ से आती हुई दिखी। जनरली इस तरह के एक्शन हम होते देखते नहीं है। ये सब कुछ आईटी कंपनियों में अब तक देखने को मिलता था, लेकिन अब दूसरी कंपनियां भी इस तरह का प्रदर्शन कर रही है। वैल्यूएशंस और फंडामेंटल्स के लिहाज से क्या आपको लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में गिरावट का मौका है, गिरावट में खरीदारी का मौका है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगेन फार्मास्यूटिकल्स में एक ब्रश से सभी कुछ पेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल कंपनीज की डायनामिक्स बहुत अलग अलग होती है। और सन फार्मा के केस में भी ऐसे ही कुछ है जहां पे इंडिविजुअल कंपनीज रिलेटेड फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट और मोर रेलेवेंट, जिसके हिसाब से जो प्रॉफिट की गाइडेंस वगैरह आई है वो आई है। तो मुझे लगता है कि अगेन इंडिविजुअल कंपनीज का इवैल्यूएशन करके उनमें जो स्ट्रेंथ है, पोजीशनिंग है डोमेस्टिक और उनकी जो पाइपलाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो इवैल्यूएट करके व्यू लेना जरूरी है। ऑलराइट, चलिए इस समय डेज हाई पर इन्फोसिस भी पहुंचता हुआ दिख रहा है, तो ये भी ऐसा स्टॉक है जो बाजार को ऊपर ले जाने की इस समय मदद कर रहा है। करीब करीब 9% ऊपर इन्फोसिस इस समय ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। 88 रुपीज 87 रुपीज की तेजी आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। लेकिन वक्त है ताहिर आपसे विदा लेने का। शुक्रिया आपका आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हमारे साथ बने रहिए। इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड दलजीत सिंह कोहली भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि सन फार्मा, इन्फोसिस जैसे शेयरों में क्या करना चाहिए आपको।
बाजार 50 अंक ऊपर, सेंसेक्स पर निफ्टी पर मजबूती 15 अंकों की और 8,600 के ऊपर टिकता हुआ निफ्टी। बाकी सारे इंडेक्सेस एकदम फ्लैट कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। नतीजों का सीजन जोर में चलता हुआ दिख रहा है, एक के बाद एक इंटरेस्टिंग नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च दलजीत सिंह कोहली कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग दलजीत, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहली राय आपसे इन्फोसिस के नतीजों के साथ ही शुरुआत की जाए। बेहतरीन दमदार नतीजे दिख रहे हैं आज आपको, और क्या फिर संकेत मिल रहे हैं इन्फोसिस के लिए और आगे आने वाली आईटी कंपनियों के लिए? जी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मुझे लगता है कि इन्फोसिस के नंबर्स ने पॉजिटिव सरप्राइज किया है, और जो इस तरीके का जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है 4.4%, और वो बहुत अच्छा है। और इससे ये पता लगता है कि अगर Q1 से नॉर्मली Q2 इज ऑलवेज बेटर, तो जब Q1 इतना अच्छा हुआ है, अगर Q2 बेटर ना भी हो, लगभग इतना भी हुआ, तो भी जो इनकी फुल ईयर की गाइडेंस है 10-12% की, वो इजीली मीट हो सकती है। तो जो इन्फोसिस के ऊपर लोगों को शक था कि शायद 10-12% गाइडेंस ना मीट कर पाए पूरे साल की, वो अब इजीली लगता है कि मीट हो सकती है। और हमें ऐसे उम्मीद है कि शायद सेकेंड क्वार्टर में उसमें पॉजिटिव सरप्राइज भी आ सकता है, तो यहाँ से भी इसको पॉजिटिव करने की संभावना है। दूसरी चीज ये है कि पिछले काफी समय से इन्फोसिस, क्योंकि इंडस्ट्री लैगार्ड था, तो उसकी वैल्यूएशन काफी नीचे आ गई थी। कुछ आज की डेट में अगर आज प्री रिजल्ट हम बात करें तो लगभग 14-15 टाइम्स FY17 अर्निंग्स पे चल रहा था, जबकि TCS जो है वो 18, 19, 20 तक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास वैल्यूएशन कैचअप करने की जगह भी बहुत है। अगर नंबर्स फ्लो करते रहेंगे तो वैल्यूएशन कैचअप भी होगा, तो एकदम मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारा मानना है कि इन्फोसिस में बने रहना चाहिए, और जिसने नहीं भी लिया उसको भी लेना चाहिए। हमारा टारगेट 1188 का है अभी, और वो आगे अगर सेकंड क्वार्टर में नंबर इसी तरह पॉजिटिव सरप्राइज किए तो वो आगे बढ़ाया भी जा सकता है। राइट, तो मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग बात बताई। दूसरा क्वार्टर पहले क्वार्टर से भी अच्छा रहने वाला है, और शायद इसी को चलते देखिए दलजीत जी को लोग सुन रहे हैं 10% ऊपर इस समय ये स्टॉक। बाजार का मूड और सेंटीमेंट सुधारने में आज इन्फोसिस का बड़ा योगदान है। सेंचुरी मारने के मूड में है, 100 रुपए ऊपर हो रहा है ये शेयर इस समय 1100 के करीब इस समय पहुंचता हुआ। लेकिन दलजीत ये बताइए, जिस तरह से हमने देखा आज सन फार्मा की तरफ से खराब प्रदर्शन देखा जा रहा है, इस कमजोरी में क्या खरीदारी करेंगे, और आप इस प्रॉफिट वार्निंग को कैसा पढ़ रहे हैं? नहीं, हम खरीदारी नहीं करेंगे हेमंत जी। हमें लगता है कि जो हमारा सस्पिशन था कि इसको काफी समय लगने वाला है, ये जो रेंडेक्सी का इंटीग्रेशन है, और रेंडेक्सी का इंटीग्रेशन की वजह से सन के जो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स है वो काफी गिरेंगे। पिछले Q4 में जो पहला इंटीग्रेशन हुआ, वहां पे हमने देखा कि जो कंसोलिडेटेड % EBITDA मार्जिन 40% के लेवल में रहता था, वो घट के 29 पे आ गया और अब मैनेजमेंट ने भी एक्सेप्ट करा है कि पूरे साल में इसी तरीके की सिचुएशन रहने वाली है। तो हमारा ये मानना है कि अभी ये जो इंटीग्रेशन है, दिस विल बी अ बिग पेन फॉर देम, एटलीस्ट फॉर FY16, FY17 तक रहने वाला है। जो कुछ भी अच्छा चीज होगी वो FY18 में ही इसका बेनिफिट सब कुछ देखने को मिलेगा। अब ये मतलब नहीं है कि सन फार्मा यहाँ से लेके अगले 2 साल तक कुछ काम करेगा नहीं। अगले 2 साल में उनके पास बहुत सारे AND अप्रूवल्स पाइपलाइन में है, तो वो आएंगे। जो कुछ वन ऑफ्स भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। बट फिलहाल के लिए अगर हम ये माने कि जो 40% वाला मार्जिन है वो अराउंड 30% रह जाएगा, और FY16, FY15 के लेवल पे रहेगा, तो FY17 जो है वो हमारे को लगभग 30 रुपए के आसपास की अर्निंग देगा। और 30 रुपए की अर्निंग का अगर हम मैक्सिमम 25 टाइम दें तो 750 का भाव बनता है। तो मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ पर स्कोप है नीचे जाने का। वन वे डायरेक्शन में नहीं जाती है कोई चीज, लेकिन 750 के आसपास का तो मुझे दिखता है इसमें। 100 रुपए नीचे सन फार्मा, 100 रुपए ऊपर इस समय इन्फोसिस। बिल्कुल, दोनों एक्सट्रीम मूव। और इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात है कि अब इन्फोसिस में जो तेजी आई वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 11% के आसपास की तेजी इन्फोसिस में हो चुकी है। तो लगभग 11% की जो गिरावट सन फार्मा की है उसे नलीफाई करने की कोशिश होती हुई दिख रही है। लेकिन एक और स्पेस है जहां पर आज नजर है HDFC बैंक के नतीजे आने वाले हैं, और मिड कैप बैंक से अगर कोई संकेत लेने हो, पता नहीं आप लेंगे या नहीं HDFC बैंक के लिए, लेकिन एसेट क्वालिटी में अब कमजोरी के संकेत आने शुरू हो गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे दलजीत, और क्या जिन वैल्यूएशन पर ये बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक ट्रेड कर रहे हैं सावधान रहेंगे, या फिर अभी भी पूरी हिम्मत है खरीदारी करने की आपकी?
अनिल जी, HDFC बैंक को मेरे ख्याल से अलग करके देखना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मली इन सब चीज़ों का बैरोमीटर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का काम वो करते हैं उनका वर्किंग स्टाइल ही अलग है बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक से, छोटे या बड़े, इवन ICICI एक्सिस बैंक से भी उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम लोग बोलते हैं कि HDFC बैंक बड़ा बोरिंग बैंक है, क्योंकि लगातार 20-24% की ग्रोथ देता ही रहता है, कभी किसी क्वार्टर में सरप्राइज करता ही नहीं है नेगेटिवली। तो आई थिंक वो वैसा ही हमें इस बार भी उम्मीद है कि 20% टॉप लाइन में ग्रोथ आनी चाहिए, प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट में 22% की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में करीबन 24% की ग्रोथ YOY इस क्वार्टर के नंबर्स में दिखनी चाहिए। तो हम HDFC बैंक को अलग करके देखेंगे। हाँ, बाकी जो बैंक्स हैं वहां पर थोड़ा एसेट क्वालिटी के इश्यूज है, प्लस ये जो वन ऑफ सरप्राइजेज, जैसे फेडरल बैंक ने बहुत ज्यादा नेगेटिव सरप्राइज किया, दो अकाउंट खराब हुए और आपका पूरे बैलेंस शीट खराब हो गई। तो इस तरीके के जो सरप्राइजेज हैं वो काफी क्रिटिकल हैं छोटे बैंकों के लिए। HDFC जैसे बैंक के लिए शायद नहीं होगी प्रॉब्लम, वहां पर हमारा बाई रेटिंग ही रहेगा, वहां 1265 का हमारा टारगेट है। बिल्कुल 1265 का लक्ष्य HDFC बैंक में अब भी खरीदारी की राह बरकरार। शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए दलजीत जी, और सारे नतीजों पर बात करने के लिए। और इस बीच बाजार ने की है एक अच्छी रिकवरी और इंफोसिस के दमदार नतीजों ने बाजार को संभाला, जिनके हाई पॉइंट पर सेंसेक्स और निफ्टी पहला 16 में एक्टिव हुए हैं। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, बताएंगे आपको कमोडिटी मार्केट किस तरह से खुल रहे हैं ब्रेक के उस पार, और आपके सवालों के जवाब देंगे सौदा आपका। नमस्कार।